हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। इस चैनल पर इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ एंड करंट अफेयर को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाता है, बिल्कुल फोकस्ड होकर आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। स्पेशल यहाँ पे फोकस रहेगा यूपीएससी के लिए। सारे जीएस पेपर्स एंड एसए को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। डेली की तरह आज का लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। अब्राहम लिंकन कहते हैं, जो अचीव कर सकते हैं सक्सेस सारे लोग, वो चीज़ ना आप भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अचीव की है सक्सेस वो बस एवरेज लोग थे विद लेज़र लाइक फोकस। लाइक ये राइट है, किसने बोला है? ब्रूस ली ने। आप भी एवरेज हैं, आपको भी अपना बस लेज़र लाइक फोकस रखना है अपने गोल पे, अपने लक्ष्यों को निरंतर पाने के लिए लगे रहना है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज है 25 अक्टूबर, दिन बुधवार। इंडेक्स देख लेते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रिलिम्स रिलेटेड हम पढ़ेंगे एंटार्कटिक जो आइस शीट है ना, उसके नीचे बहुत बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स डिस्कवर किए गए हैं पहली बार, जैसे कि रिवर्स हो गई, वैलीज हो गई, क्रेटर्स हो गए। ठीक है, सेम डिस्कवरी हुई है मार्स में भी, वहाँ पे भी रिवर्स का जो एंशंट पाथ है ना, उसे डिस्कवर किया गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम इससे पढ़ेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ेंगे, ये जीएस पेपर 2 में भी है और ये प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से पूछी जा सकती है। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना यहाँ पे ज़रूरी है। मेंस रिलेटेड हम पढ़ेंगे, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है 2030 तक। जापान से भी हम आगे चले जाएंगे, अभी हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें क्या कंट्रोवर्सी है बेसिकली, हम वो पढ़ेंगे, वो आपके मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फ्रोजन इन टाइम लैंडस्केप डिस्कवर्ड अंडर एंटार्क्टिक आइस, ये है एंटार्क्टिक आइस। ठीक है, इसके अंदर डिस्कवर किया गया है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वैलीज़ हैं, वहाँ पे रिवर्स हैं। ठीक है, अब वो समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ना, वैसे वैसे अब वो फ्रोज़न फॉर्म में हो गई हैं, जम गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जा रही है, क्योंकि ये एक बताता है कि पहले यहाँ पे कितने सारे एनिमल्स फॉरेस्ट हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे पहले लाइफ थी। अभी तो एंटार्क्टिक आइस, अभी तो लाइफ नहीं है वहाँ पे, कुछ कुछ ही जानवर पाए जाते हैं, कुछ कुछ ही एनिमल्स पाए जाते हैं, जो वो भी बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर में तो नहीं। ठीक है, थोड़े से कम टेम्परेचर में वहाँ पे पाए जाते हैं। साइंटिस्ट रिवील्ड ट्यूसडे दैट इट हैड डिस्कवर्ड अ वास्ट हिडन लैंडस्केप ऑफ हिल्स। ट्यूसडे को डिस्कवर किया गया कि वहाँ पे हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, एंशंट रिवर्स है, जो टाइम के साथ साथ अब फ्रोज हो गई है। ठीक है, जम गई है। उन्होंने डिस्कवर किया कि उसका साइज़ ना बेल्जियम से भी बिगर है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री, इससे भी बिगर है उसका साइज़, जो कम से कम 34 मिलियन ईयर्स तक ये अनटच्ड रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग अब जैसे जैसे हो रही है, मैंने आपको ये पिछले दिनों भी बताया था कि जो पश्चिम वाला एरिया है, जो वेस्ट वाला एरिया है एंटार्क्टिक सी का, वो पिघलता चला जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे वार्म करेंट्स है ना ओशन की, अब जैसे जैसे सी लेवल राइज होगा, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, और जो ओशन टेम्परेचर है वो भी वार्म हो रहा है। अब वेस्टर्न सेक्शन तो पिघल रहा है, अब ईस्टर्न सेक्शन के पिघलने का भी डर बताया जा रहा है। अगर ईस्टर्न सेक्शन पिघल गया तो क्या होगा, वो लैंड फॉर्म्स जो है, जो डिस्कवर किए गए हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे। और आइस शीट अगर पिघल गई तो उसका बहुत ही डेंजरस इफेक्ट होने वाला है अर्थ पे, ह्यूमैनिटी पे। इसका एरिया बताया जा रहा है 32 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे पेड़ थे, फॉरेस्ट थे और एनिमल्स भी रहे होंगे। अब जिस प्रकार की हम कंडीशंस बना रहे हैं ना,
ग्लोबल वार्मिंग से वो हमें ले जा रहा है 14 to 34 मिलियन ईयर्स एगो। यानी कि जैसी कंडीशन उस टाइम पे थी, हम वैसे ही कंडीशंस अब एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से और ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, जो नुकसानदेह हो सकता है उस लैंडफॉर्म के लिए, उस आइस शीट के लिए। ठीक है, ये वाला आपको थोड़ा सा समझना इम्पॉर्टेंट था कि वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर जगह बर्फ़ है, वहाँ पे बर्फ़ के नीचे पहले एक लाइफ रहती थी, वहाँ पे रिवर्स, वैलीज़ और पहाड़ी मिली है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, क्यूरियोसिटी रोवर, नासा का एक क्यूरियोसिटी रोवर है जिसने मार्स पे ढूंढा है एंशिएंट रिवर का पाथ। ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये रोवर खड़ा है और ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल एक नदी बहा करती थी। ठीक है, अब वो नदी सूख गई है, मतलब एंशिएंट टाइम में कोई नदी रहा, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, जितनी हम सोचते थे पहले उससे भी कई ज़्यादा हैं। न्यू एनालिसिस फ्रॉम डेटा फ्रॉम द क्यूरियोसिटी रोवर, क्रेटर्स जो थे मार्स में उसे बताया जा रहा है कि वो हैबिटेबल रिवर्स रही होंगी। अब इससे पता चल रहा है ना कि अगर रिवर है तो पानी रहा होगा, पानी है तो लाइफ रही होगी। ठीक है, इसीलिए बताया जाता है कि मार्स में जीवन है, जीवन था कभी। ये पब्लिश की गई जियोफिज़िकल रिसर्च लेटर में न्यूमेरिकल मॉडल्स को यूज़ करते हुए इन्होंने पता लगाया है कि जो इरोजन हो रखा है ना, वो नदियों के कारण हो रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये पाथ दिखाया जा रहा है नदी का, स्लोप बेंच ऐसे करके। ठीक है, ये पाथ दिखाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ रैपिड्स होते हैं, रैपिड्स भी ऐसे ही होते हैं, उनका लैंडफॉर्म भी ऐसा ही होता है। ये ऐसे 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 करके सीढ़ीदार नुमा नदी का एक पाथ होता है, रास्ता होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसे नोस कहते हैं। यहाँ से कभी रिवर बही होगी और इसे थोड़ी सी चट्टानों को यहाँ पे उसने काटा होगा। बेंच एंड नोस लैंडफॉर्म्स वहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं मार्स के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स 4th प्लानट है फ्रॉम द सन, 2nd स्मॉलेस्ट प्लानट है इन द सोलर सिस्टम। ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रखेंगे तो आपको, आपकी जागरूकता के लिए भी ठीक है, राइट। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है अपने प्लानट के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। मार्स इज़ अबाउट द हाफ द साइज ऑफ द सन, सॉरी अर्थ। सिमिलैरिटी टू अर्थ, एज मार्स ऑर्बिट सन इट कंप्लीट्स 1 डे। इतना ही टाइम लगता है किसे, धरती को भी। ठीक है, मतलब इसी के करीब टाइम लगता है। कहते हैं 24 दिन, मतलब 24 घंटे एक दिन कंप्लीट हो गया, वैसा ही अर्थ पे इतना टाइम लगता है, मार्स पे इतना टाइम लगता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टिल्ट करती है 25 डिग्री। ठीक है, जैसे कि ये सोलार सिस्टम है, जो मार्स का जो एक्सिस है ना वो टिल्ट करता है थोड़ा, 25 डिग्री तक वो टिल्ट करता है। और अर्थ का कितना है, 23.4 डिग्री। माना जा रहा है कि ये बिल्कुल सेम है, राइट, दिख रहा है। मार्स हैज़ डिस्टिंक्ट सीजन लाइक अर्थ, बट दे लास्ट लॉन्गर देन सीजन्स ऑन अर्थ। जैसे कि अर्थ पे सीज़न रहते हैं ना, वैसे ही मार्स पे भी सीज़न है, पर उनकी ड्यूरेशन बहुत है, बहुत सारी है। ठीक है, लंबे समय तक वो सीज़न वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। मार्टियन डेज को क्या कहते हैं, सोल्स, शॉर्ट फॉर सोलार डे। कुछ अदर फीचर्स, उसका कलर रेड क्यों है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन द रॉक। ठीक है, रॉक में, चट्टान में अगर आयरन पाया जा रहा है, उसकी रस्टिंग हो रही है, उसमें जंक लग रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे ब्राउन और रेडिश कलर देखा जाता है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। लार्जेस्ट वोल्केनो है इसके पास, मार्स के पास, कौन सा, ओलंपस मॉन्स। इसके 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डेमोस।
ये थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे, बट आप थोड़ी थोड़ी भी याद रखेंगे ना तो भी चल जाएगा, राइट? क्योंकि प्रीलिम्स में क्या पूछ लें, कहाँ से पूछ लें, नहीं पता, इसीलिए अगर न्यूज़ में है तो पढ़ लेना ज़रूरी है। अब वेरियस मिशंस, यानी कि मार्स पे ना इतनी उत्सुकता रहती है कि वहाँ पे हो सकता है लाइफ हो, पहले ये चीज़ मिली है तो क्या पता वहाँ पे जीवन का भी रहा हो। ठीक है, तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए ना बहुत सारे मिशंस वहाँ पे भेजे गए हैं। जैसे कि इंडिया ने भी अपना मिशन भेजा था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। चाइना का मिशन कौन सा है, तियानवेन, ये रीसेंट वाले हैं, ठीक है, याद रखने हैं ये भी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एक्सोमार्स रोवर। होप मार्स मिशन गया है यूएई की तरफ से, ये उनका फर्स्ट एवर इंटर प्लानिटरी मिशन है। इंटर प्लानिटरी मिशन मतलब अपनी धरती से किसी और दूसरे प्लानिट पे जाने वाला पहला मिशन है। इम्पॉर्टेंट क्या है, अपने लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान। ये 450 करोड़ इतने कम बजट में बनाया गया, बल्कि अदर कंट्रीज़ बहुत सारा पैसा इसमें उड़ेल रही थी उस टाइम, हमारे पास उतना बजट नहीं था। पीएसएलवी जो ज़्यादा लोड कैरी नहीं कर सकता, उसमें हमने भेजा, ठीक है। और ऐसे राउंड ऐसे लगाते लगाते हमने फ्यूल की भी बचत की, और हमने मार्स पे सैटेलाइट भेज दी, स्पेसक्राफ्ट भेज दिया। मंगलयान इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था, यानी कि दूसरे प्लैनेट पे जाने वाला पहला मिशन था हमारा। इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री बन, ये भेजने के बाद, और इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री बन गई थी और फोर्थ बन गई थी वर्ल्ड में जिसने अपना कोई स्पेसक्राफ्ट मार्स में भेजा हो, और फर्स्ट कंट्री बन गई थी जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया हो, ठीक है। बाकी सारी कंट्रीज़ कोशिश की थी उन्होंने पहली, पर हम पहली कोशिश में चले गए थे वहाँ पे मार्स में, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गई थी ऐसे। इसके कुछ उद्देश्य थे, मतलब मार्स की ना ओवरऑल स्टडी करना इसका उद्देश्य रहा होगा, ठीक है। इट वॉज एम्ड एट स्टडिंग द मार्टिन एटमोसफियर, उसका वायुमंडल को पढ़ना, मिनरलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एटमोसफियर, इंडिजीनियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, हमने इंडिजीनियस मतलब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया। डेवलप टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड इन प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि मार्स में हमने एक स्टडी कंडक्ट की कि हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ और चाहिए होंगी। हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हमें चाहिए होंगी दूसरे प्लैनेट पे अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए, राइट। तो थोड़े बहुत पॉइंट इसमें पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में है। जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं तो वो समझ नहीं आता कि ये कहाँ से पूछा गया होगा, वो पूछा जाता है वैल्यू एडिशन, वो डीपर वैल्यू एडिशन से पूछा जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि प्रीलिम्स अंडर द सन है, अंडर द सन नहीं है। जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हम वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं वो न्यूज़ को। पढ़ा, हाँ, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन नोट कर लिया, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं अपनी पढ़ाई में, राइट, और हम वो इग्नोर करके दूसरी न्यूज़ पे चले जाते हैं। बट क्वेश्चन पूछा जाता है उस न्यूज़ की डेप्थ से, अगर वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है ना तो आप उसे डीपली एनालाइज करिए, जितने पॉइंट्स जितने फील्ड्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड उतने पढ़िए। ये आपकी प्रिपरेशन को ना डाइवर्सिफाई करेगा, आपकी प्रिपरेशन को एक डाइवर्सिटी देगा। तेलंगाना लॉ अंडर स्कैनर, यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ एक स्कैन में है, क्योंकि अब वहाँ पे आ रहे हैं इलेक्शंस। जब इलेक्शंस आते हैं ना तो वो होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कभी कभी डिटेन कर लिया जाता है, एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, राइट। जैसे कि जब 370 आर्टिकल को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ के जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को नेशनल गवर्नमेंट जो हमारी है उन्होंने डिटेन करके रखा था घर पे, उनके घर पे डिटेन करके रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को पढ़ना, इसे डीपली एनालाइज करना, स्पेशली आज तो खैर पूरा का पूरा दे ही रखा है इन्होंने एडिटोरियल में, ठीक है। इसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है।
प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम से पता चल रहा है कि डिटेन किया जा रहा है कुछ चीज़ प्रिवेंट करने के लिए, कुछ चीज़ रोकने के लिए। डिटेंशन ऑफ अ पर्सन बाय अ स्टेट विदाउट ट्रायल, यहाँ पे बिना ट्रायल के किसी पर्सन को डिटेन कर लिया जाएगा, सिर्फ शक के बेसिस पे, सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे। ये 1 साल तक रहेगा अगर इसे एक्सटेंड नहीं किया गया। एक होता है प्री ट्रायल डिटेंशन। प्री ट्रायल डिटेंशन में ना एक एक्यूज्ड होता है, क्राइम का एक्यूज्ड होता है, राइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन में सिर्फ शक होता है, शक के बेसिस पे किसी को नज़रबंद कर दिया जाता है, ठीक है। प्री ट्रायल से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन पता है, प्री ट्रायल क्या होगा। प्री ट्रायल में बस इतना है, ट्रायल नहीं हुआ है पर क्राइम किया है उसने, राइट। और प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्राइम नहीं किया है, सिर्फ शक के बेसिस पे हमने डिटेन कर लिया, अभी क्राइम नहीं हुआ है कोई। ब्रिटेन एंड यूएस भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ करती थी वॉर टाइम के दौरान। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक पार्ट बना दिया, फंडामेंटल राइट्स का एक एक्सेप्शन बना दिया। कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेट करता हुआ? आर्टिकल 22। बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, यह आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल 22 के तहत कुछ पावर्स दी गई हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन से रिलेटेड ना कुछ मीजर्स दिए गए हैं। उसका एक्सेप्शन है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि अरेस्ट करने से पहले ग्राउंड को बताया जाएगा, मतलब जो अरेस्ट करने का बेसिस है उसे बताया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। ये सारे राइट्स उन्हें नहीं हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जिन्हें डिटेन किया गया है। अब समझ आया यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। पार्ट 3 विच फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैंने बहुत बार बताया है, वो बेसिक ढांचा कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें बदलाव नहीं किए जा सकते, ठीक है। उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 को रखा गया है। सेंट्रल लेजिस्लेशंस के साथ साथ ना कुछ स्टेट लेजिस्लेशंस भी हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके तहत डिटेन करके रखा जा सकता है। 25 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज हैं। ये पढ़ना, ये वही सेम आर्टिकल का था, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकल 22 है क्या। आर्टिकल 22 प्रिस्क्राइब्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन बट हैज़ अ मेजर एक्सेप्शन। प्रोटेक्शन, बचाव प्रोवाइड करता है प्रिवेंशन, डिटेंशन और अरेस्ट के लिए, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आर्टिकल 22 के कुछ क्लॉज हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर नहीं लगेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 2247 डील करता है कि कैसे डील किया जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को ऑपरेशनल करने के लिए, यानी कि उसे चलाने के लिए कुछ नियमों का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। कैसे है वो नियम? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे, ठीक है, कि कौन से पर्सन को डिटेन करके रखना है पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। यह पुलिस के द्वारा भी किया जा सकता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर डिटेन करके रखा जा रहा है तो एडवाइज़री बोर्ड की अप्रूवल चाहिए उसके लिए। एडवाइज़री बोर्ड में कौन होंगे? रिटायर्ड जजेस होंगे और ब्यूरोक्रेट्स होंगे। डिटेनी को जनरली क्या होता है? नॉट अलाउड लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कोर्ट।
पर डिटेनी कोर्ट को मूव कर सकता है ये डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। आर्टिकल 22(5) बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स में आएगा तो समझ नहीं आएगा कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपको क्यों डिटेन किया जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड्स को कम्युनिकेट किया जाएगा, पर इसमें ध्यान रखा जाएगा, एक एक्सेप्शन दी जाएगी कि वो ग्राउंड्स जो पब्लिक ऑर्डर को ख़राब कर रहे हो, वो फैक्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, वो डिस्क्लोज़ नहीं किए जाएंगे। यानी कि इस क्लॉज के तहत डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता फैक्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। इससे ये पता चलता है कि ये जो प्रावधान है इसका तो मिसयूज़ भी हो सकता है। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलेंगे कि वो ऐसा बताने लायक फैक्ट था ही नहीं, कि उससे पब्लिक इंटरेस्ट थोड़ा हार्म हो सकता था। देखते हैं यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं। ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज दैट स्टेट्स की यहाँ पे सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन रहेगी, उसके तहत डिटेन किया जाएगा। यहाँ पे स्टेट की सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन दिखाई जा रही है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ही सब्जेक्टिव है। अब स्टेट किस रीज़न पे डिटेन कर रहे हैं नहीं पता, क्या उनकी मंशा है डिटेन करने की नहीं पता। राइट, मीन्स दैट इट कैन नॉट चेक। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की सेटिस्फैक्शन नहीं बोली गई है, या सुप्रीम कोर्ट की सेटिस्फैक्शन नहीं बोली गई है। इसका मतलब तो यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ के फैक्ट को चेक नहीं कर सकता। अब जुडिशियल रिव्यू कहाँ तक लिमिटेड है कि एडवाइज़री जो बोर्ड है उसने सही तरीके से किया है या नहीं, उसकी कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है कि वो बस मैलाफाइड है या बुरे इंटेंशन से डिटेन करने का ऑर्डर एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक लिमिटेड है सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू इस मैटर में। ये आपको इंटरव्यू में पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। ठीक है, आप बताएंगे कि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप कम है, जिस वजह से इसका मिसयूज़ होता आ रहा है और मिसयूज़ हो सकता है। ठीक है, आपको इंटरव्यू में कॉन्स्टिट्यूशन को ही सर्वोपरि रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इंडिया टू आउटपेस जापान टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। एक रिपोर्ट आई है जिसने ये कहा है कि इंडिया को जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, ये $7.3 ट्रिलियन होने वाला है बाय 2030। ये जापान से भी आगे हो जाएगा और लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन एशिया पैसिफिक रीजन। कितनी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है ये। राइट, अगर आप इंडिया की कहीं पे तारीफ़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसे में कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाएंगे या जीएस पेपर्स में कहीं पे, स्पेशली जीएस पेपर 1 में ये पॉइंट आउट हो सकता है, 3 में हो सकता है। ठीक है, और इंटरव्यू में भी अगर आप दिखाएंगे तो आप बोलेंगे कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाला है इंडिया, और है भी अभी। राइट, और जापान को सरपास करने वाला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी में। बाय 2030 इंडियाज जीडीपी इज ऑल्सो फोरकास्ट टू सरपास जर्मनी। जर्मनी को भी सरपास कर जाएगा। 2022 के एंड में हमने ये पढ़ा था कि यूके को सरपास कर चुका है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और फिफ्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहाँ है अभी? एशिया पैसिफिक रीजन में है। ठीक है, और फिफ्थ लार्जेस्ट होगा वर्ल्ड में, मतलब अभी वर्ल्ड में है। जापान को अभी सरपास करने वाला है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, ये चलता रहेगा ऐसे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पॉइंट आउट करना है इंटरव्यू में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है,
आपको फोकस करना है इंटरव्यू में, डेवलपमेंट में फोकस करना है, स्पेशली इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ हों, राइट। अब बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा सेक्शन बिछड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि डिजिटल इंडिया हो गया या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं अभी रूलिंग गवर्नमेंट ने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, एम्पावरमेंट करेंगे, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट्स बोलने हैं अपने इंटरव्यू में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई या सर्विसेज इंडस्ट्री जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब की बढ़ोतरी हुई है, पिछले कुछ सालों से हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल रहा है। मैंने कल क्या पढ़ाया था, नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड, राइट। ये न्यूली क्रिएटेड बॉडी है जो क्या कर रही है, यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी। नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसे एक्सपोर्ट करना, उसे सेल करना, इसका काम होगा। इसका मतलब ये है कि फार्मर कम्युनिटी जो है उनका भी उत्थान हो रहा है यहाँ, ठीक है। अगर आप पॉइंट आउट करेंगे इंडिया के प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन इंटरव्यू में, तो आप स्कीम्स के साथ साथ थोड़ी वुल्नरेबिलिटी भी दिखाएंगे कि अभी भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बिछड़े हुए हैं, उन्हें भी हमें आगे बढ़ाना है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ इंडिया को ले जाना है। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों, जो प्रीलिम्स के 2 दिन पहले, मेंस के 2 दिन पहले एंड इंटरव्यू के लिए भी शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए जा सके। PDFs नहीं कलेक्ट करते रह जाना है आपको, वरना वो एक दिन कलेक्टेड ही रह जाती है। PDF मैं आपको दे दूँगी, या आपको आज के आज ही लिख लेना है अपने नोट्स में। आपको खुद के नोट्स पे भरोसा रखना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा उसे डेली PDF के लिए। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।